हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर हम पिछली क्लास में नज़र डालें तो पिछली क्लास में हम लोगों ने नाउन के चैप्टर को समाप्त कर दिया था। नाउन का द एंड कर दिया था हम लोगों ने पिछले ही क्लास में। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। तो चलिए प्रोनाउन के बारे में देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, कैसे होता है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इस प्रोनाउन की, तो इस प्रोनाउन को ही हिंदी में हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। अगर इस प्रोनाउन को समझा जाए तो इस प्रोनाउन को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन तैयार करनी होगी हमें। इसकी डेफिनेशन तैयार करनी होगी जो है अ वर्ड विच इज used in place of एक मिनट देख लेना तो विजुअल है या नहीं। हाँ जी, ठीक है। अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, एक ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है उसे हम लोग प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ठीक, एक बार फिर से, एक ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है उसको हम लोग प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन वजह क्या है कि हम इसको नाउन के स्थान पे यूज करते हैं? ये तो पता है आपको कि यूज किया जाता है नाउन के स्थान पे प्रोनाउन को, लेकिन वजह क्या है कि हम लोग इसको जो प्रोनाउन है इसको नाउन के स्थान पे यूज करते हैं। वजह जानने के लिए एक और डेफिनेशन तैयार करते हैं हम लोग। टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। वजह यह है कि हम लोग नाउन के स्थान पे प्रोनाउन को यूज क्यों करते हैं, तो वजह जब हम तैयार किए हैं तो वजह है आपका कि जो नाउन का रिपीटिशन होता है, मतलब नाउन को बार बार लिखा जाता है, उसी को अवॉइड करने के लिए, खत्म करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। पहली वजह, पहला जो था सेंटेंस हमारा मतलब डेफिनेशन था, उसमें यह बताया गया था कि प्रोनाउन को नाउन की जगह पे यूज किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है उसका वजह इस दूसरे डेफिनेशन में मिल गया आपको। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम शुरू करते हैं प्रोनाउन को एक एक करके पढ़ना। सबसे पहले आज हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। अगर इस पर्सनल प्रोनाउन को समझा जाए तो ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो व्यक्ति के बारे में बात करता है। एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो व्यक्ति के बारे में बात करता है। तो इस पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए हमें एक चार्ट बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए एक चार्ट को बना लेते हैं और उस चार्ट से समझते हैं कि कब कैसे किसको यूज किया जाता है। तो आइए दोस्तों एक बार इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सब की बात करते हैं अगर हम, तो इसको हम लोग जानते हैं सब्जेक्टिव केस के नाम से। ठीक, यूज ही बताऊंगा कि यूज कब किसको करना है। अगर इनकी हम बात करें, मी या शिव की, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं। अगर इन दोनों की बात करें हम, माई, माइन वाले की, तो इनको हम लोग पॉजेसिव केस के नाम से जानते हैं। और इस पॉजेसिव केस में भी ये होता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। कब कैसे यूज करना है उसको हम लोग समझेंगे समय के साथ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इनको देखते हैं, एक एक करके इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम इस आई की बात करते हैं दोस्तों, जब हम इसको समझने से पहले हम आपको तीन बातें बताते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, पर्सन जो होता है तीन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन को अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये तीन भागों में बढ़ता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम लोग स्पीकर के नाम से जानते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि ये स्पीकर क्या होता है? स्पीकर हम उसको बोलते हैं दोस्तों जो किसी भी सेंटेंस में या कहीं भी बोलने का काम करता है। तीन ही लोग होते हैं, अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो एक बोलता है, एक सुनता है और किसी के बारे में बात की जाती है।
तो जो बोलने वाला होता है उसको हम लोग फर्स्ट पर्सन के नाम से जानते हैं, और जो सुनने वाला होता है, जो लिसनर होता है, सुनने वाला, उसको हम लोग सेकंड पर्सन के नाम से जानते हैं। अगर मैं बोलूँगा तो सामने वाला सुनेगा, अगर मैं बोलूँगा तो तुम सुन रहे होगे, ठीक है। तो ऐसे ही इस यू को हम लोग सेकंड पर्सन में रखते हैं। बाकी जिसकी बात की जाती है वो होता है थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है थर्ड पर्सन, और इस थर्ड पर्सन को ही हम लोग नॉन एक्टिव पर्सन के नाम से जानते हैं। मतलब हम और मान लीजिए हमारा कोई दोस्त है, मिलके बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में। मैं स्पीकर हूँ, बोलने का काम कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, वो सुनने का काम कर रहा है तो वो सेकंड पर्सन है। लेकिन मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ तो इस बात में तो इन्वॉल्व है, लेकिन हमारे साथ में नहीं है वो, ठीक है। उसकी बात तो की जा रही है लेकिन वो हमारे साथ में नहीं है, तो उसी को हम लोग थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं, जिसको कहना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं नॉन एक्टिव पर्सन। तो आइए अब देख लेते हैं कि इसमें कौन सा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन होता है इसमें। इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, बोलने का कार्य करता है, और सेकंड पर्सन जो होता है वो सुनने का, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये आई और यू ये दोनों फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। ये आई होता है सिंगुलर नंबर में और ये होता है प्लूरल नंबर। जब मैं अकेले बोलने का काम कर रहा हूँ तो मैं आई, मतलब मैं अकेले बोल रहा हूँ तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर हम सब मिलकर बोलने का कार्य कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। वैसे ही सुनने वाला जो होता है ये प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। ये अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों ही होता है अकेले ही, यू, ठीक है। अब बाकी ये जो तीनों होते हैं थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। अब एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जब दोस्तों हम बात करते हैं ईसाई की, तो ये आई अपने आप में सिंगुलर नंबर होता है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है, और हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके चलता है, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके चलता है। लेकिन दो चार कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिसमें ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेके चलता है और हमें कंफ्यूज किया करता है। तो उसको सीख लेते हैं, कौन कौन से ऐसी कंडीशन है जिसमें ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेके चलता है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस में ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेके चलता है। उसके बाद से प्रेजेंट के ही परफेक्ट में, उसके बाद प्रेजेंट के ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेके चलने की कोशिश करता है। बाकी हर जगह ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है अपने साथ में, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, ये जो आई होता है दोस्तों ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है, और ये हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके चलता है। लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जिसमें ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ना लेके ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। वो कंडीशन कौन सी है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन तीन कंडीशन में ये अपने साथ में हमेशा ही प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेके चलने की कोशिश करता है। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस वी की। दोस्तों जब हम इस वी की बात करते हैं तो ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर होता है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लेके चलता है हमेशा। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर होता है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लेके चलता है हमेशा। इसमें सिंगुलर उंगुलर का कोई झंझट नहीं है, बस इतना समझ लो ये कि प्लूरल होता है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेके चलने की कोशिश करता है। अब आइए फर्स्ट पर्सन तो क्लियर हो गया। इस आई का ही जो सिंगुलर है इसी का प्लूरल वी। अगर मैं अकेले हूं तो आई, अगर हम सब साथ हैं तो वी, ठीक। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस यू महाशय की। जब हम इस यू को देखते हैं दोस्तों, जब हम इस यू के बारे में बात करते हैं तो ये यू अपने आप में ही सिंगुलर भी होता है और अपने आप में ही प्लूरल भी होता है। यहाँ पे दोनों अलग थे, ये आई जो था सिंगुलर था और इसी का प्लूरल ये वी था, ठीक है। लेकिन ये यू अपने आप में ही सिंगुलर होता है और अपने आप में ही प्लूरल होता है। अगर इसके साथ हम वर्ब की बात करें तो ये वर्ब हमेशा ही, चाहे ये सिंगुलर की तरह यूज किया जा रहा हो चाहे ये प्लूरल की तरह यूज किया जा रहा हो, कतई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा वर्ब प्लूरल लेके चलता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही हमेशा लेके चलता है। अब आइए एक एक करके इनको देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, अब थर्ड पर्सन की बात कर लेते हैं। इसको हटाता हूं मैं, फिर समझते हैं।
दोस्तों अगर हम बात करें इस ही की, तो ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है, ये ही थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। और ये दिखाता किसको है, अगर हम इस ही को यूज करते हैं तो इससे पता चलता है कि हम किसी मस्कुलिन के लिए यूज कर रहे हैं, किसी मस्कुलिन के लिए यूज कर रहे हैं। और ये नंबर कितना बताता है, तो नंबर सिंगुलर बताता है। और सिंगुलर होने के कारण ही इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। यही मस्कुलिन को बताता है और ये सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होने के कारण ही इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है। वैसे ही इस सी की बात करें अगर हम इस सी की बात करें दोस्तों, तो ये फेमिनिन को बताती है, फेमिनिन के बारे में बात करता है, और ये भी सिंगुलर होता है, और इसी सिंगुलर होने के कारण इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आती है। अब बचा हमारा इट। हमें तो ये नहीं पता कि ये इट को हम कहाँ यूज करते हैं, इसको हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन इतना तो पता है कि ये सिंगुलर के साथ में यूज होता है और इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। अब बात कर लेते हैं इस दे की। ये जो दे होता है दोस्तों, तो ये दे जो होता है, ये दे जो होता है, ये संख्या प्लूरल बताता है, और इसी के वजह से, प्लूरल होने की वजह से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इसके साथ में आती है। आपने देखा यहाँ पे कि इस आई का प्लूरल वी छुपा था, ये यू अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों था। और इनके प्लूरल की बात करें तो इस ही का भी प्लूरल दे, इस सी का भी प्लूरल दे, और इट का भी प्लूरल दे। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा पर्सन और इसका यूसेज कैसे, मतलब इसका यूज कैसे करते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, इसको सब्जेक्टिव केस में, इसको ऑब्जेक्टिव केस में, इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव और इसको पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो आइए दोस्तों अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ सेंटेंस में लिखूंगा, फिर आगे उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने ये 4 सेंटेंस लिखे गए हैं, इसको सही करने की आप लोग कोशिश करें। दोस्तों अगर हम इस पहले सेंटेंस को समझें, तो यहाँ पे लिखा है मी सेड दैट ही इज अ टीचर। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि ये मी जो होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये मी जो होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, किसका, आई का। तो इसको समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ बातें लिखने की कोशिश करता हूँ। आप लोग इससे परिचित होंगे, इसको हम लोग जानते हैं वर्ब के नाम से। इस वर्ब से पहले जो भी आता है वो होता है सब्जेक्टिव केस में, और इसी वर्ब से पहले बाद में जो आता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस में। वर्ब से पहले जो आता है वो होता है सब्जेक्टिव केस में, और वर्ब से जो बाद में आता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस में। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये शेड जो दिया है, यहाँ पे, ये शेड है अपने आप में क्या, वर्ब। ये अपने आप में एक वर्ब है। तो कायदे से अगर आप देखें इसको, तो इससे पहले जो आया है वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। भाई यहाँ पे ये वर्ब है, तो इस वर्ब से जो पहले आता है वो सब्जेक्टिव केस में होता है, इससे बाद में जो आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो इस शेड को अगर आप देखेंगे, तो ये शेड अपने आप में वर्ब है, और इससे पहले अगर आया है ये मी, तो ये भी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लोग इस मी को यूज ना करके हम लोग यूज करने की कोशिश करेंगे आई। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे एक कनेक्ट करने का काम कर रहा है, और यहाँ से फिर एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो इज है, इससे पहले भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, ही दिया है, बिल्कुल सब्जेक्टिव केस में है। फिर उसके बाद ये बाकी अपने आप में जो भी है ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। द टीचर टॉट दे। यहाँ पे देखेंगे आप, ये तो टॉट जो दिया है दोस्तों, ये एक वर्ब है, और इससे पहले जो भी होगा सब्जेक्टिव केस में। तो ये टीचर दिया है, नाउन दिया है, तो ये सब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये है प्लेस किसका, ऑब्जेक्टिव केस का। ये है प्लेस किसका, ऑब्जेक्टिव केस का। तो यहाँ पे दिया है दे एक होता है अपने आप में क्या, सब्जेक्टिव केस, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। अभी मैंने आपको बताया था चार्ट बना के। तो इस दे को यूज ना करके हम लोग यूज करेंगे क्या, इसका ऑब्जेक्टिव केस देम। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा द टीचर टॉट देम। ठीक है, आइए अब देखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे कुछ नई खेल हैं दोस्तों।
आप लोग इससे भी परिचित होंगे, और नहीं होंगे तो आगे हो जाएंगे। दोस्तों आप सभी इससे परिचित होंगे या हो जाएंगे आगे, ठीक है। तो ये जब भी प्रीपोजिशन आता है तो इस प्रीपोजिशन के बाद जब कभी भी हम कुछ यूज करने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा ही, जब कभी भी हम नाउन या प्रोनाउन यूज करने की कोशिश करते हैं इस प्रीपोजिशन के बाद, वैसे नाउन प्रोनाउन ही यूज होता है। तो ये प्रीपोजिशन के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज होगा वो हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इस प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आएगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है बिटवीन। बिटवीन अपने आप में एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे ये जो ही दिया है ये नॉमिनेटिव केस है। सब्जेक्टिव केस भी उसको बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस को। तो इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। ही का क्या होता है, हिम। फिर एंड मी। मी अपने आप में क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। द बिजनेस इज क्लियर। एक बात और ध्यान देना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज, ना तो इस हिम की वजह से आई है ना ही इस मी की वजह से आई है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस के बाद किसी भी तरह का हम वर्ब यूज नहीं करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस के बाद में किसी भी तरह का हम वर्ब यूज नहीं करते हैं। तो ये जो इज है ये इस बिजनेस की वजह से लगी हुई है, ठीक है। अगर अब इस सेंटेंस को हम लोग देखें दोस्तों, तो यहाँ पे दिया है अंकिता डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी बिटवीन ही एंड मी, ठीक है। सबसे पहले इसको देखते हैं क्या है, वर्ब। डिस्ट्रीब्यूटेड अपने आप में क्या है, वर्ब। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस जिसको हम लोग नॉमिनेटिव के नाम से भी जानते हैं। द मनी ये भी अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस में है। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे वर्ब के पहले सब्जेक्टिव, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं इस प्रीपोजिशन पे। ये जो बिटवीन है अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन। अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या चाहिए, कोई आता है अगर प्रीपोजिशन के बाद तो हमेशा ही किस केस में होगा, हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस में होगा दोस्तों। तो इस प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे ही दिया है तो ही को काटेंगे हम लोग और इसको चेंज कर देंगे हम लोग किस में, ऑब्जेक्टिव केस में। ये दिया है यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर दिए। एंड मी ये तो ठीक है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात सिखानी थी आपको कि वर्ब के पहले कोई आएगा तो सब्जेक्टिव, वर्ब के बाद कोई आएगा तो ऑब्जेक्टिव। प्रीपोजिशन के बाद कोई भी आएगा नाउन प्रोनाउन तो हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और गहरी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है ही, लाइक। एक चीज़ आप ध्यान देना, यहाँ पे जो ये ही है ये कैसा है, सिंगुलर नंबर है और मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने बताया आपको, मतलब मस्कुलिन मेल सेम है, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर है तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे यस या यस आना चाहिए। लाइक में तो यस लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने लाइक में जो है यस नहीं लगाया है, क्यों? तो इसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। जब हम बात करते हैं इस लाइक की, जब हम बात करते हैं इस लाइक की, तो ये लाइक अपने आप में होता तो वर्ब है, ये होता तो वर्ब है, लेकिन ये कभी कभी प्रीपोजिशन का भी काम करता है, प्रीपोजिशन का भी काम करता है। तो देख लेते हैं कि वर्ब जब होता है तो इसका मतलब क्या होता है, और जब प्रीपोजिशन की तरह यूज करते हैं इसका तो इसका मतलब क्या होता है। जब हम इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं दोस्तों तो इसका मतलब होता है टू एडोर, टू एडोर। अगर इसको हिंदी में समझे हम तो इसका मतलब होता है पसंद करना, पसंद करना, ठीक है। अगर इसको हम लोग जब वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है इंग्लिश में टू एडोर, और हिंदी में अगर समझे उसी को तो उसका मतलब होता है पसंद करना, ठीक है। लेकिन जब हम इसको प्रीपोजिशन की तरह यूज करते हैं दोस्तों, तो प्रीपोजिशन की तरह जब हम यूज करते हैं इसको तो इसका मतलब होता है कंपैरिजन। अगर इसको समझा जाए हिंदी में तो इसका मतलब होता है की तरह या फिर के जैसे। तो ये लाइक यहाँ पे एक प्रीपोजिशन की तरह यूज किया गया है, ठीक है। इसलिए इसमें यस या यस नहीं लगा है। अब इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं सेंटेंस को। दोस्तों ये लाइक यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह यूज किया गया है, इसलिए इसमें यस नहीं लगा है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा वो क्या होगा,
ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस आई का मी, तो यहाँ पे वर्ब जो आई है हैव, क्या ये सही है? मी के अकॉर्डिंग तो कोई वर्ब आएगी नहीं, मी के बाद मतलब ऑब्जेक्टिव केस के बाद तो कोई वर्ब आती नहीं है, ये तो आपको क्लियर है। तो इस ही के अकॉर्डिंग ही ये वर्ब आई है और इस हैव को काट के हम लोग करेंगे हैज डन द वर्क। ठीक है, दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, दे एक्सेप्ट। ये भी पता है एक्सेप्ट अपने आप में एक प्रीपोजिशन होता है और इसका मतलब होता है केस जो है हिंदी में। तो इस एक्सेप्ट के बाद जो भी आएगा वो सब्जेक्टिव केस में ना होके ऑब्जेक्टिव केस में होगा, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था। तो इस शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। और जो ये वर्ब आई है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज, ये हेल्पिंग वर्ब जो वाज आई है, अब इस हर की वजह से तो आई नहीं होगी क्योंकि ये हर क्या है अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस के बाद किसी भी तरह का वर्ब नहीं आता है। तो इस डे के अकॉर्डिंग ही दोस्तों हम यूज करेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और वॉच को हटा के लिखने की कोशिश करेंगे वर। ये वेयर नहीं होता है, ये होता है वर। ठीक है, अब आइए यहाँ पे दिया है ही अकम्पनीड बाय। अच्छा, इसको समझ लेते हैं। ये होता है अपने आप में एक प्रीपोजिशनल फ्रेज। जब कभी भी वर्ब के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म में हम लोग प्रीपोजिशन को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो बात वही है, यहाँ भी बात प्रीपोजिशन करें तो प्रीपोजिशन के बाद से आएगा क्या? ऑब्जेक्टिव केस, दे का ऑब्जेक्टिव केस, देम, और फिर ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया तो हैव तो इसकी वजह से आएगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस के बाद किसी भी तरह का वर्ब हम यूज करते नहीं हैं। तो इस ही की वजह से हम लोग यूज करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या? हैव को हटा के हैज। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी देखें अगर आप सेंटेंस में तो यू लेड बाय दिया है थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन, तो बन गया क्या? प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। और प्रीपोजिशन के वजह से ही यहाँ पे हम लोग आई को यूज ना करके आई का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे मी, और किसी भी तरह का जो ऑब्जेक्टिव केस है उसके बाद किसी भी तरह का हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। तो इस आई के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पहले इस एम को लगाया था, लेकिन जब ये ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो गया तो एम तो गलत हो गया अपने आप में। तो इस यू के अकॉर्डिंग ही हम लोग यूज करेंगे क्या? इस एम को हटा के आर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। अब आपको जो मैंने नाउन के क्लास में बताया था वो तो बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। जैसे ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि सब्जेक्ट 1 प्रीपोजिशन फिर सब्जेक्ट 2, लेकिन मैंने आपको वहां पे वजह नहीं बताया था कि हम लोग क्यों फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। क्यों हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं? क्यों? रीजन तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे दिया प्रीपोजिशन के बाद जो भी आया वो होगा ऑब्जेक्टिव केस। ये जो भी होगा अपने आप में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा, और ऑब्जेक्टिव केस होगा तो इसके साथ तो हम लोग किसी भी तरह का वर्ब यूज नहीं कर सकते। इसलिए फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे क्या? आर। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसलिए हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं हेल्पिंग वर्ब को। ठीक है, तो दोस्तों जो कुछ भी अभी तक हम लोगों ने सीखा है उसी पे बेस में आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप लोग सही करने की कोशिश करें। तो आपके सामने ये 2 क्वेश्चन है, इसको आप लोग ठीक करने की कोशिश करें। आपके पास टाइम है 30 सेकेंड का। तो चलिए दोस्तों इसको अब हम सही करने की कोशिश करते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया सब्जेक्ट 1 प्रीपोजिशन फिर सब्जेक्ट 2। ठीक है, तो इस प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सब्जेक्ट 2 है ये तो हो गया अपना ऑब्जेक्टिव केस में, ये हो गया अपना ऑब्जेक्टिव केस में। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा आएगी किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इस सार को यूज ना करके यूज करेंगे इज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, वैसे ही सेम कंडीशन इस पे अप्लाई करते हैं इस सेकंड वाले पे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट 1 प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट 2 प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट 3
फिर प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट 4, फिर प्रीपोजिशन, फिर सब्जेक्ट 5 और फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब। तो जब हमारे सामने 2 से अधिक सब्जेक्ट आ जाएं प्रीपोजिशन के साथ में, प्रीपोजिशन भी अधिक हो, सब्जेक्ट भी अधिक हो, तो क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाए दोस्तों, सब्जेक्ट 1 फिर प्रीपोजिशन, फिर सब्जेक्ट 2 फिर प्रीपोजिशन, ऐसे ही करते 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 हमारे पास 10 सब्जेक्ट हो जाए, सब्जेक्ट बहुत सारे हो जाएं और हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी हो, तो किस तरह की यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, किसके अकॉर्डिंग? तो हमारे पास अगर ऐसी भी कंडीशन आती है तो बात वही सेम है। प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट 2 जो है ये बन गया क्या? ऑब्जेक्टिव केस। फिर इसके बाद में जो भी आएगा वो भी होगा किस में? ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ भी तो सेम बात हो गई, यहाँ भी तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग ही आएगी। वैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सब्जेक्ट 1, फिर यहाँ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ये जो मिस्टेक है ये ऑब्जेक्टिव केस, फिर प्रीपोजिशन इसके बाद जो आया है वो भी ऑब्जेक्टिव केस, फिर प्रीपोजिशन इसके बाद ये भी ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन फिर ये भी ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ भी तो सब ऑब्जेक्टिव केस में बन जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग तो हम लोग यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए फर्स्ट ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब आएगी और जो होगी हैव को हटा के हम लोग यूज करेंगे क्या? हैज। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।